औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल नबील करीम। स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 10 और 11 है। इसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जनरल केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसका बिल्कुल लास्ट सेक्शन जो कि पीरियोडिक टेबल से मुतालिक है, उसके कंटेंट्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और ये आपके 10 और 11 लेक्चर के बाद आपका कोर्स कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। सो जो पीरियोडिक टेबल में जो कंटेंट हम यहाँ पे आज की 10 और 11 लेक्चर में कवर करेंगे, उनमें ये 10 टॉपिक्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके पीरियोडिक जो ट्रेंड है वो उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। फिर ये उसी में ये देखी जाएगी कि व्हाट डस पीरियोडिसिटी मीन्स। उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस जो है वो उसका ग्रुप ट्रेंड क्या है। फिर आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, उसका ग्रुप ट्रेंड क्या होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म है, इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छा, बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, एक और क्वांटम नंबर होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में ये स्टडी किया था कि वेव मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली डिस्क्राइब्स द रेजिडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस रेजिडेंसी इज डिस्क्राइब्ड बाय द quantum numbers. So there are the 3 quantum numbers usually used, but also there is another quantum number that is called the spin quantum number, and this is a very important quantum number. It shows the behavior of the electron. It is actually related to the spin of the electron. So if there is an electron beam which has passed between the magnetic field north and south pole, so what has been observed that there is a deflection in the electron beam. So those some of the electrons has been deflected towards the positive charge that would have the minus half spin, and some of electrons it deflected to the negative pole of the magnet, that would have definitely the plus half spin. तो इलेक्ट्रॉन की बेसिकली 2 स्पिन है, प्लस हाफ और नेगेटिव हाफ. So this is defined by the another quantum number that is called the spin quantum number. So now come to the point, the electronic configuration and the periodic table. So इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेसिकली मुराद होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथिन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमने ये बात डिस्क्राइब की थी लास्ट लेक्चर में कि एटम में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कि लेवल्स हैं, फिर सब एनर्जी लेवल्स हैं. तो सब एनर्जी लेवल्स में भी मज़ीद जो हैं वो ऑर्बिटल्स हैं. सो एटॉमिक ऑर्बिटल में तमाम यानी कि SBDF के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उनकी क्या क्या किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो जो यूजुअली कॉमनली जो मेथड अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने के लिए, उसे ऑफ बो प्रिंसिपल कहा जाता है. ये जर्मन वर्ड है जिसका माने है टू बिल्ड अप. ठीक है, यानी टू बिल्ड अप के मतलब क्या कि एटम को बिल्डअप करना, यानी इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर फिलअप करना, ताकि एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम मालूम कर सकें. ठीक है, यूजुअली जो ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में जब फिलअप किया जाता है तो उसके 2 कॉमनली मेथड हैं. यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मालूम करने के लिए 2 अप्रोचेस अडॉप्ट की जाती हैं, जिसमें पहली अप्रोच है द जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द 2 quantum numbers, that is the principal quantum number n values, and represented by the azimuthal quantum number, that is the L value, which defines the sub energy levels. So इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मालूम करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है that is the NL की पावर हैश. ये हैश डिफाइन करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब एनर्जी लेवल. ठीक है, सो जैसे सपोज अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, इसको प्रोनाउंस किया जाएगा 1s1, इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा कि 1s
यूनिटी। इसी तरीके से हीलियम को 1s2 पढ़ा जाएगा, 1s² नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। सो दिस नोटेशन डज नॉट इंडिकेट इलेक्ट्रॉन स्पिन। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें हमें स्पिन का अंदाज़ा नहीं हो रहा, यानी स्पिन क्वांटम नंबर का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वेदर द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। इट मीन्स कि वेदर द स्पिन इज़ द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट। सो जो सेकंड अप्रोच है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, दैट इज़ द ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम किसे कहते हैं कि जब हम नंबर ऑफ बॉक्सेस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, यानी कि हम बॉक्स बना लेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे और उसमें जो इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे वो एरो की फॉर्म में फिल करके दिखाएंगे, तो वो बेसिकली पूरी डायग्राम कहलाती है ऑर्बिटल डायग्राम। आने वाली स्लाइड में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अमूमन जो पॉजिटिव हाफ स्पिन है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में जो एरो है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और डाउनवर्ड एरो से हम माइनस हाफ यानी कि नेगेटिव हाफ या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑफ वो प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे, तो ऑफ वो प्रिंसिपल को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं बाय द एनर्जी लेवल डायग्राम। हियर यू कैन सी डेट 1s इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है, फिर 2s है, फिर 2p, फिर 3s, 3p एंड सो ऑन। ये अगर आप नोट करें तो यहाँ पे सीक्वेंस में ऑर्बिटल नहीं डिस्क्राइब किए हुए, यानी कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p आना चाहिए, 2p है, ठीक है, 2p के बाद 3s, ठीक है, 3p, फिर 4s, फिर 4p आना चाहिए ना, जबकि यहाँ पे 3d आ गया, फिर 4d आना चाहिए, जबकि 5s आ गया बीच में। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज होने लगी। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बेसिकली, यानी कि व्हाट इज़ द एफ ऑफ वो प्रिंसिपल, उसके लिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं कि 1s, 2s और 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, यानी हमने क्या किया, 1s लिखा, फिर 2s के बाद हमने जब सेकंड ऑर्बिटल है तो उसमें हमने 2p भी लिखा, फिर थर्ड ऑर्बिटल में हमने 3s, 3p, 3d एक और बढ़ा दिया, फिर फोर्थ में हमने एक और बढ़ा देंगे 4s, 4p, 4d एंड 4f, फिर 5 में 5s, 5p, 5d, 5f। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि f के बाद अब मजीद एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है यूजुअली, तो हम यहाँ पे एटम से पीरियोडिक टेबल में 5f तक ही रहेंगे। फिर 6s, 6p, 6d, 7s, 7p, राइट। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रॉन को 45 के एंगल से फिलअप करना शुरू करेंगे, तो एरो डिफाइन कर रहा है कि हम यूं फिल करेंगे, तो 1s फिल किया, फिर हमने 2s फिल किया, फिर हम यहाँ पे आएंगे तो 2p और उसके बाद 3s की तरफ फिल करेंगे पहले, ठीक है ना। और उसके बाद जनाब 3d, तो 4p, यानी अब 3d के बाद 4s नहीं आएगा क्योंकि पहले फिल हो चुका है, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 4s, 6s। अब यहाँ पे देखिए 4d के बाद क्या है, 4d के बाद 5p, तो 5p है, ठीक है, उसके बाद 6s, तो 6s है, ठीक है। तो ये ऑफ वो प्रिंसिपल है कि हाउ टू प्लेस द इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट। नाउ दिस इज द सेकंड ऑर्बिटल डायग्राम, जिसके अंदर इट्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स having arrow, and upward arrow is represent the positive half spin, downward arrow represent the negative half spin, ठीक है। और वन मोर थिंग, डेट दो कलर है, एक तो लाइट ब्लू है, एक डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू का मतलब कि पीरियड ऑफ स्पिन है, यानी कि ऑक्यूपाई हो चुका है ऑर्बिटल, कंप्लीट ऑक्यूपाई, और हाफ फील्ड या पार्शली फील्ड अगर होगा तो वो रिप्रेजेंट होगा लाइट ब्लू कलर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन जिसमें एटॉमिक नंबर उसका है Z इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स के देयर वुड बी ओनली वन इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। हाउ 1s, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया बॉक्स अकॉर्डिंग टू ऑफ वो प्रिंसिपल, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। ये बात कैसे पता चली कि हमने बॉक्स बनाया और बॉक्स बना के पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज फिल किया। दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली कॉल्ड द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि जब हम ऑफ प्रिंसिपल से जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें चौथा क्वांटम नंबर
हमेशा से उसमें पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ स्पिन होगी। यानी कि मतलब ये कि both electron would have all three same quantum numbers, but the fourth quantum number, that is the spin quantum number, would be different. So this is represented by the positive half and the negative half. ठीक है। अच्छा लिथियम की हम लिथियम की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर है 3 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम बॉक्स बना लेंगे। तो हम बॉक्स बनाते वक्त हम ऑर्बिटल को एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 1s, फिर 2s, फिर 3p। तो 2p के अंदर क्योंकि p में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये बात हमने देखी थी कि ml वैल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 1। तो 3 बॉक्सेस यहाँ पे बनाए जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं 3, तो 3 को फिल करने का जो तरीका है वो ऐसे होगा कि हमने यहाँ पे देखा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फिलअप हो गए। और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस हाफ जो है वो 2s ऑर्बिटल में फिल हो गया। ठीक है, तो क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड है तो इसको लाइट ब्लू कलर से शो हो रहा है, और जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है वो डार्क ब्लू कलर से शो हो रहा है। बेरिलियम की एग्जाम्पल है तो Z इज इक्वल टू 4 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2, और इसी तरीके से हमने इसको फिलअप किया अकॉर्डिंग टू दिस। इसी तरीके से बोरॉन की है Z इज इक्वल टू 5, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल हो गए। अच्छा, अब मजीद अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास कार्बन की आई, तो कार्बन में भी हमने फिल किया 1s2 2s2 और फिर 2p11। अब यहाँ पे एक बात हमारी बहुत नोट करने की है, वो ये कि जब हमने सिंगल ऑर्बिटल में प्लेस किया था तो इलेक्ट्रॉन को प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों फिल कर दिए थे, जबकि 2p में हमने ये देखा कि इस ऑर्बिटल में 2p माइनस ये -1 होगा ना, ml की वैल्यू होगी -1, इसमें प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन को फिल किया। अब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन एक और बाकी था, यानी कि छठा इलेक्ट्रॉन, उसको हमने इसी ऑर्बिटल में फिल नहीं किया बल्कि नेक्स्ट ऑर्बिटल में जिसकी ml की वैल्यू 0 है वहाँ फिल किया, और उसकी स्पिन भी प्लस हाफ है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे एक और रूल सामने आता है, डेट इज कॉल्ड द हुंस रूल। तो हुंस रूल ये कहता है कि वेन एवर यू वुड हैव द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी स्टेट, ठीक है, सेम एनर्जी है, ठीक है, यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड फर्स्ट देन फुल फिल फर्स्ट। तो पहले इसको हमने हाफ फिलिंग करनी है फिर फुल फिलिंग करनी है। तो 2s केस में सिर्फ एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल था, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने फिर एंटी क्लॉकवाइज फिल कर दिया। जबकि 2p में क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स हैं तो सबसे पहले हम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम हाफ फिल कर देंगे और उसके बाद हम इसको पेयर अप करना शुरू करेंगे। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे ऑक्सीजन के केस में, जिसमें हम ये देखें 1s2 2s2 तो फिल कर दिया, ठीक है, यानी पहले 1s2 यानी एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन को भी 1s में पहले फिल कर दिया, फिर 2s की बारी आई तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज फिल कर दिया। 2p की जब बारी आएगी तो वी हैव टू फॉलो द हुंस रूल, और हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया हाफ स्पिन, फिर एक और इलेक्ट्रॉन बाकी था, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड, 7th इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड, अब 8 इलेक्ट्रॉन एक और बाकी है। तो हमने उसको अब शुरुआत करेंगे, तो उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज पेयर अप कर दिया। ठीक है, तो ये है बेसिकली हुंस रूल। अच्छा जी, फ्लोरीन की बात करें तो अब यहाँ पे देखें कि अकॉर्डिंग टू हुंस रूल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो किया है। नियॉन की बात करें उसका है 1s2 2s2 2p6, तो तमाम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे p में पहले हाफ फील्ड फिल किए होंगे और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड अप किया गया है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। नाउ ग्रुप ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। अब हम एटॉमिक रेडियस का को ये देखेंगे कि व्हाट इज द पीरियोडिसिटी, यानी पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं, और जो एटॉमिक रेडाई है यानी एटॉमिक रेडियस है उसका ग्रुप ट्रेंड क्या होगा। यानी पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं अगर हम वर्टिकली बात करें तो डेट आर द ग्रुप्स, और अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें तो डेट आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता रहता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है। और अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
ठीक है, अक्रॉस द पीरियड द एटॉमिक रेडियस इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे दो पैरामीटर हैं जिनकी वजह से वेरिएशन आती है, द चेंज इन एन यानी कि चेंज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, एंड द चेंज इन द जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो पहले इसको अभी हम आगे स्टडी करते हैं, पहले हम ये बताएं। तो चेंज इन एन का मतलब ये है कि हम अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इट मीन्स के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, यानी साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है ना। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता चला जाएगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। और क्योंकि एटॉमिक रेडियस में यानी कि ऑर्बिटल में इंक्रीमेंट आता रहता है, लिहाजा जो आगे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ता रहता है। लेकिन अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होता है, अक्रॉस अ पीरियड वहाँ पे सेम ऑर्बिट के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते रहते हैं। उससे होगा क्या कि जो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जो न्यूक्लियस की वजह से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर महसूस हो रहा है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और मज़ीद करीब आएंगे न्यूक्लियस के। इसी वजह से अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं सेम ऑर्बिटल में, और नेट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, जिसको हम जेड इफेक्टिव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जो अट्रैक्टिंग पावर है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज हो रही है, और जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इस स्लाइड में मज़ीद इसी चीज़ की वजाहत की गई है जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो हर एक लेवल पे हर एक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है नंबर ऑफ आउटर शेल भी यानी एटॉमिक ऑर्बिटल भी इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस में इंक्रीमेंट आ रहा है। और अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करते हैं तो वही वाली बात के जेड इफेक्टिव जो है वो डोमिनेट कर रही है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है अक्रॉस द पीरियड। ओके, एंड दिस इज द periodicity of the atomic radius, जो कि बेसिकली द ट्रेंड शो करेगा एटॉमिक रेडियस वर्सेस द एटॉमिक नंबर कि ऑन इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर व्हाट इज द periodicity of the atomic radius, कि एटॉमिक रेडियस में इंक्रीमेंट आता जा रहा है। सो periodicity बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैरामीटर व्हाट in which we are interested in, so ये बेसिकली डिफाइन करता है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम बात करेंगे आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस क्या होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये बहुत आसान सी बात है। एटॉमिक रेडियस का मतलब ये है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, और आयनिक रेडियस का मतलब है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल गए हों, तो वो कहलाता है आयनिक रेडियस, या इलेक्ट्रॉन एड अप हो जाएं तो आयनिक रेडियस कहलाता है ना। सो आयनिक रेडियस इज एंड बेसिकली एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ एन आयन in the crystalline ionic compound। ठीक है ना। So you can picture it as an ion portion of the distance between the nuclei of neighboring ion in the solid। क्या कहने का मतलब है कि आयनिक रेडियस बेसिकली आयन का रेडियस है, और यकीनन ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन इन नेचर। ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर कैटाइन होगा तो इसका आयनिक रेडियस कम होगा एज कम्पेयर टू द पैरन एटम। ठीक है, यानी अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन आयन प्लस आयन का यानी जो कि कैटाइन है वो उसका साइज कम होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। इसी तरीके से अगर एनाइन की बात करें, सो एनाइन जैसे अगर हाइड्रोइड आयन की बात करें H- तो उस वक्त में एनाइन में उसका साइज ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना। सो आयनिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
ठीक है। आयनिक साइज अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो इंक्रीजेस हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। उसमें से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन सपोज निकाल देते हैं सब में से, तो आयनिक साइज भी इंक्रीज हो रहा होगा डाउन द ग्रुप। लेकिन अगर हम अक्रॉस द प्लेट बात करेंगे तो वो इंक्रीज हो रहा होगा फ्रॉम द कैटाइन टू एनाइन, यानी कैटाइन से एनाइन की तरफ अगर हम जाएंगे तो आयनिक साइज से डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब अगर हम बात करेंगे कि आयनिक साइज डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग पॉजिटिव और डिक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज इन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। इसी तरीके से आयनिक साइज डिक्रीजेस एज द चार्ज इंक्रीजेस for the different cations of the given element। यहाँ पे अब हम एक फिगर आगे दिखा रहे हैं जिसको मैंने ये किताब से लिया था, तो ये फिगर 8.29 है। वही डिफाइन करें कि आयनिक साइज जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन जबकि अगर हम अक्रॉस द प्लेट बात करें तो आयनिक साइज का ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है। कैटाइन और एनाइन में सबसे पहले ये इंक्रीज हुआ होता है, उसके बाद ये डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से हम एनाइंस की बात करेंगे तो डिक्रीज होता रहता है। इस बात को इलस्ट्रेट किया गया है इस डायग्राम में। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये लिथियम का हाफ सेमी स्फीयर दिखाया गया है, ये लिथियम एटम है। और जो छोटा सा स्फीयर दिखाया गया है सेमी स्फीयर, ये लिथियम आयन है, ठीक है। तो ये +1 अगर होगा तो इसका आयन का साइज ये है। सोडियम की बात करें तो सोडियम में ये +1 है। अगर मैग्नीशियम बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो 2, और एल्युमिनियम की बात करें तो +3 की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे अगर हम कैटाइन की बात करें तो कैटाइन में आयनिक रेडाई जो है वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है ना, कैटाइंस में। और अगर एनाइंस की बात करें तो सडनली एनाइंस की दोबारा साइज जो है वो नाइट्रोजन का यानी यहाँ पे इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर 2- डिक्रीज 1- और फिर डिक्रीज, ठीक है ना। तो यही बात प्रीवियस स्लाइड में लिखी हुई थी कि द साइज डिक्रीजेस अमंग द कैटाइन, तो साइज डिक्रीज हो रहा है अमंग द कैटाइन। और उसके बाद लिखा हुआ है देन इंक्रीजेस ट्रीमेंडसली विद द फर्स्ट ऑफ द एनाइन। भी नज़ला हो रहा है तो आवाज़ में भी कुछ ऐसे 19-20 आ रही है। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं कि जो अचानक के साथ वो बढ़ना शुरू होगा द फर्स्ट ऑफ द एनाइंस। तो यहाँ पे देखें तो पहली एनाइन है, उसके साथ इसका साइज अचानक से बड़ा हुआ होगा, और उसके बाद साइज इसका डिक्रीज होता रहेगा जब हम इसमें हम नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाएंगे। एंड फाइनली डिक्रीजेस अगेन अमंग द एनाइंस, ठीक है ना। तो ये दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, सो नाउ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम बॉर्न-हाइबर साइकिल को स्टडी कर रहे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द 1 मोल ऑफ द गैशियस एटम, ठीक है ना। तो जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए 1 मोल ऑफ गैशियस एटम या आयन से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किलो जूल में, उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। So definitely ionization energy would be in the positive because you are going to giving the energy to the system, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी अगर 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने की बात हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, पे 3 है तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, 4 है तो 4 आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऑलवेज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन 0। और अगर हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जनाब अली। अच्छा, अगर हम अक्रॉस द पीरियड ग्रुप बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। इसका क्यों ऐसा है कि डाउन द ग्रुप जाते वक्त हमारे पास आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता रहता है। तो जितना दूर होगा उतना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग जो पावर है यानी अट्रैक्टिव पावर वो कम होती रहती है, जिसके नतीजे में हमारे पास इट इज़ ईजी टू रिमूव इजेक्ट आउट द लास्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम।
इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती रहती है। अक्रॉस द पीरियड बात करें तो क्योंकि सेम ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती रहती है तो जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमारे पास अगर जहाँ मूव करेंगे तो हर एक सक्सेडिंग एटम का में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में भी इजाफा होता रहेगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना होगा फ्रॉम दी पी ऑर्बिटल्स एटम्स एलिमेंट्स तो उनमें ज़्यादा मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन को निकालना एज़ कम्पेयर टू द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जनाब। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल which defines by the relation between the ionization energy and the atomic number के। और इनके जो हमने अभी बात की है कि what is the group trend that is called the periodicity. So periodicity basically defines the graphical representation of the ionization energy with the atomic number। ठीक है, ये वही वाली बात है जो अभी हम लास्ट स्लाइड में कर चुके हैं। Now the electron affinity। अगर एनर्जी अगर एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए एक मोल ऑफ गैसियस एटम में तो उसको जितनी एनर्जी जो चेंज आता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किलो जूल में इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है अगर एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा एक एटम में तो उसे जूल, उसका यूनिट जूल होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें है इन मोस्ट केसेस द एनर्जी इज रिलीज व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टू द एटम्स न्यूक्लियर चार्ज। क्या मतलब है कि अगर एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा एटम में, गैसियस एटम में, तो गैसियस आयन बनेगा क्योंकि वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाता है इजीली इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें एनर्जी देनी नहीं बल्कि निकलती है, रिलीज होती है। सो द फर्स्ट आयनाइजेशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है यूजुअली। ठीक है, ये एंथैल्पी चेंज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब नेगेटिव एनर्जी है इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव होती है। इट मींस कि दैट वुड बी द एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की जो रिपल्जन्स हैं, ठीक है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा ताकि ज़बरदस्ती हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराना पड़ेगा ऑलरेडी जो आयन है। तो इसलिए जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि यू हैव टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है ना, यानी हमने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को भेजना है। राइट, गॉट इट। अच्छा, इसमें अगर हम ट्रेंड की बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस होती हैं। ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंक्रीज हो रहा है फिर किसी एक डायरेक्शन में इंक्रीज ही हुआ चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली वो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स एटम की जिसके अंदर द बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टू एनी वन ऑफ द एटम्स, जिसमें जो कि जो दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस एलिमेंट की तरफ रुझान रखते हैं, किस एलिमेंट की तरफ झुकाव है उनका ज़्यादा, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अगर हम जैसे बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड की, ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन जो बॉन्डेड पेयर है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फ्लोरीन की तरफ मौजूद होगा और कम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है हाइड्रोजन की तरफ मौजूद होगा। Due to the electrochange in the electronegativity of the elements, the partial charges develop on each of the elements, that is the partial positive charge जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी
और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और कम होने की वजह से जो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं ये बेसिकली पोल्स जनरेट हो गए। सो दिस कंपाउंड्स इज कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स। ये बात हम क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड था, कोवलेंट मॉलिक्यूल था HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है ना। सपोज इस हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसमें जो है कोवलेंट मॉलिक्यूल है ये, लेकिन इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। इसको पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इसलिए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी एक एलिमेंट की तरफ मूव नहीं हो गए, बल्कि कुछ टाइम ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो है जहाँ स्पेंड कर रहे हैं उसको माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है जहाँ कम टाइम इलेक्ट्रॉन जो है स्पेंड कर रहे हैं। तो क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में ये जो पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है, इसी वजह से इसको हम ये कहते हैं कि द आयनिक करैक्टर इन द कोवलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और अगर हमारे पास या फिर आयनिक करैक्टर या फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और अगर हमारे पास दोनों एटम जो हैं, एलिमेंट जो हैं, ये एटम जो हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हों, जैसे हाइड्रोजन के दरमियान, फ्लोरीन के दरमियान, क्लोरीन के दरमियान, ब्रोमीन के दरमियान, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसमें पार्शियल चार्जेस, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप नहीं होते, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इन्वर्सली उसका रिलेशनशिप है एटॉमिक साइज से। फॉर द मेन ग्रुप एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अप द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप में जाए तो वो डिक्रीज होगी, और अगर अक्रॉस द पीरियड जाए तो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है जनाब। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक साइज जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, और जहाँ एटॉमिक साइज से डिक्रीज हो रहा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। यानी कि इन्वर्सली रिलेशनशिप है एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपस में, ठीक है। गॉट इट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो जैसा अभी हमने लास्ट स्लाइड में अभी हमने जैसे बात की थी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की, जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था ना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो वहीं से मिलती जुलती बात है हमारे पास अब आती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो यूजुअली देयर आर टू फेनोमेना, यानी कि अगर हाँ, इससे पहले एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंसी एंड द ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि वो टेंडेंसी है टू लूज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टू गेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, और जो वैलेंसी है वो बेसिकली उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वैलेंसी जो है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि कितने उसको इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं टू मीट द ऑक्टेट रूल, है ना। सो ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे अब आयरन की अगर हम बात करें तो उसकी +2 भी होती है, +3 भी होती है। इसका मतलब ये है कि आयरन आइदर कैन इंजेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट सिनेरियोज, ठीक है ना। इसीलिए उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को जब भी हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, तो हम उसका पहले इंटीजर लिखते हैं, फिर उसका चार्ज लिखते हैं प्लस या माइनस। हम 2+ या 2-, हम +2 या -2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। रीज़न ये है कि ताकि ये पता चले कि हम -2 +1 ये कोई इंटीजर नहीं है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा से इस तरह से लिखा जाता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2+2+, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे माइनस होता तो होता 2- और 2-, ठीक है ना। सो we are talking about the oxidation potential and the electrode potential. So जब हम ये कोई भी रिएक्शन होता है तो जैसे एक रिएक्शन में एक प्रोसेस हो रहा होता है। कंप्लीट जो रिएक्शन होता है उस कंप्लीट रिएक्शन में 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक कहलाता है ऑक्सीडेशन, एक कहलाता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है,
और जो गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। अगर हम एक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, दूसरे कंपार्टमेंट में रिडक्शन प्रोसेस होता है। एक कंपार्टमेंट में जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे एनोड इलेक्ट्रोड होता है, और दूसरा कंपार्टमेंट जिसमें रिडक्शन प्रोसेस होता है वहाँ पे कैथोड इलेक्ट्रोड होता है। और दोनों सेल को सेपरेट किया जाता है बाय द सॉल्ट ब्रिज, ताकि दोनों कंपार्टमेंट में कंटेमिनेशन ना हो, इसके सॉल्यूशन इसमें, इसका सॉल्यूशन इसमें ना जा सके। ठीक है, तो इस टोटल जो इस सेल का जो पोटेंशियल होता है उसे हम कहते हैं सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, और जो एक हाफ सेल का जो पोटेंशियल होता है उसे हम कहते हैं ई हाफ सेल। ठीक है, अच्छा, ई हाफ सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड की जब बात आती है तो उसको डिनोट किया जाता है इस नॉट के साइन से ना। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जब भी नॉट का साइन लगा होता है तो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हाफ सेल का मतलब यानी कि हाफ सेल का। सपोज देयर इज एग्जांपल ऑफ द गैल्वेनिक सेल दैट इज अ जिंक एंड कॉपर। अब इसमें जो इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल होगा वो ई नॉट हाफ ऑफ द जिंक, ठीक है, और जो कॉपर का होगा वो होगा ई नॉट हाफ ऑफ द कॉपर, राइट। अच्छा जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल होते हैं जब तमाम कंपोनेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट्स में पाए जाते हों। ठीक है, यानी कि वन मोलर का सॉल्यूशन हो, उसको हम कहते हैं, और उस वक्त जब पोटेंशियल होता है उसका तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे आप नोट करें कि जो जिंक एक्वस सॉल्यूशन में एक इक्वेशन लिखी हुई है, हाफ रिएक्शन लिखा हुआ है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, रिडक्शन का प्रोसेस है। जिंक पे कॉपर भी रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, उसमें भी कॉपर लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से दोनों रिएक्शन में से कौन सा रिडक्शन प्रोसेस होगा, कौन सा ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे लिखे हुए तो दोनों रिडक्शन के प्रोसेस आपको दिखाए हुए ना। सो हाफ रिएक्शन ये है और हाफ रिएक्शन ये है। टोटल रिएक्शन जिंक कॉपर का रिएक्शन हो रहा है। सो ओवरऑल रिएक्शन में हमने ये देखा कि जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो गई और कॉपर की रिडक्शन हो गई। ऐसा क्यों हुआ भाई? यानी जिंक ने इजीली इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर दिया, कॉपर ने इजीली इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं किया, बल्कि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद किया। ऐसा क्यों हो रहा है? एंड दिस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। यानी पोटेंशियल वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। और एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ये क्योंकि इलेक्ट्रोड्स पे हो रहा है जिस लिहाज से इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गॉट इट? अच्छा, सो यकीनन इसका पोटेंशियल कम है इलेक्ट्रॉन को लूज करने में जिंक का, जब भी जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर दिया एज कम्पेयर टू द कॉपर रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है। तो नेट हाफ या ओवरऑल द जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो इस तरह से फिर लिखा जाएगा, यानी नेट रिएक्शन इस तरीके से लिखा जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तमाम रिएक्टेंट एक साइड पे, तमाम प्रोडक्ट एक साइड पे। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात तब आती है जब हमारा रिएक्शन की टाइप रिडॉक्स रिएक्शंस हो। रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है उसी की कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि 2 कंपार्टमेंट हैं, दोनों को सॉल्ट ब्रिज से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, और एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो एक में जो है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा यकीनन। ये कलरलेस है, ये कलर्ड होता है कॉपर का, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को ये कैथोड है जिस पर रिडक्शन हो रही है कॉपर की, और ये एनोड है जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की। तो ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, और दोनों मिला के कंप्लीट सेल हो रहे हैं। दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है वो है 1.10 एग्जिस्ट, ठीक है। सो द सेल पोटेंशियल यानी ये पूरा का कंप्लीट सेल है जिसका पोटेंशियल बेसिकली कहलाता है ई नॉट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज यूजुअली गिवन बाय द सेल पोटेंशियल ऑफ द कॉपर, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द जिंक। ये क्योंकि जिंक कॉपर इधर क्यों लिखा, जिंक इधर क्यों लिखा? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है तरीका, वो क्या कॉपर जिंक लिखने का नहीं, बल्कि क्या कि जो ई नॉट ऑफ द रिडक्शन
माइनस ई नॉट ऑफ द, यानी ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड। ठीक है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर की रिडक्शन, तो इसलिए यहाँ पे कॉपर लिखा हुआ है, और ई एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक है, तो इसलिए यहाँ पे जिंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। गॉट इट। ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि ई नॉट कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन माइनस ई नॉट एनोड ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सो यूजुअली सेल पोटेंशियल जो हैं वो दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस वो सेल रिएक्शंस हैं जिसमें जो ऑटोमेटिकली हो रहे हो, जैसे कॉपर जिंक के दरमियान। सो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस में ई सेल नॉट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो तो ई सेल नॉट जो है वो लेस देन 0 होगा, यानी उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो रिएक्शन पे हो सके, वरना अदरवाइज नहीं होगा। Now we are talking about almost the last topic of this lecture of this section, that is a magnetic property. जब हम periodic table को देखेंगे तो periodic table is basically categorized or into the 4 groups, that is a S group, P group, D group and F group. अगर हम D की बात करें तो D in group block elements are basically called the transition metal elements. ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है और dd वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अमूमन हो रही होती हैं, जिसे कहा जा रहा होता है dd ट्रांजिशन। यानी कि d ऑर्बिटल कितने होते हैं, d ऑर्बिटल 5 होते हैं ना, ये बात हमने देखी थी कि कैसे 5 हैं। d का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो है L इज इक्वल टू 2, और अगर हम उसका टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फाइंड आउट करेंगे तो वो निकलेगा -2, यानी कि 2L + 1, तो 2 × 4 + 1 5, तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल में -2 -1 0 + 1 + 2। अच्छा, इन 5 ऑर्बिटल्स ये डी जनरेट होते हैं, मतलब सेम एनर्जी सबकी होती है जब इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कराया जाता है ना, यानी कि इस एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो डी जनरेशन की रिमूव हो जाती है, मतलब 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाती है, अलग हो जाती है, और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी जो है इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी से डिफरेंट हो जाती है, और वो दोनों 2 की सेम होती है, 3 की सेम होती है। ठीक है, यानी 5 डी ऑर्बिटल 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, 3 ऑर्बिटल अलग और 2 ऑर्बिटल अलग। ठीक है, तो इसे कहते हैं डी जेनेसी का रिमूव होना। अच्छा, अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के इंड्यूस होने की वजह से ऑर्बिटल की डी जेनेसी रिमूव हो रही है, इट मीन्स कि इट वुड हैव सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती हैं, एक कहलाती है पैरामैग्नेटिज्म और एक कहलाती है डाईमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म से मुराद वो होती है कि अगर तमाम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ठीक है, याद हो, या तो वो सारे के सारे क्लॉकवाइज हैं, यानी पॉजिटिव हाफ स्पिन, या सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज है नेगेटिव हाफ स्पिन, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। और वो स्पीशीज जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, ठीक है, जैसे कि इस केस में तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इसे कहते हैं डाईमैग्नेटिज्म। गॉट इट। अगर तमाम इलेक्ट्रॉन सिंगल होते, ठीक है, पेयर्ड अप नहीं होते, तो उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल की, और ट्रांजिशन मेटल बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सो वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कलर कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड होते हैं, और उन कलर्ड कंपाउंड होने की वजह से मुख्तलिफ डाइस बनती हैं जो कि कपड़े को या मुख्तलिफ यानी फैब्रिक को या मुख्तलिफ चीज़ों को पे कलर करने के लिए, पेंट करने के लिए काम आती हैं। सो इससे पेंट बनते हैं, डाइज बनती हैं जो कलर को डाई करने के लिए, फैब्रिक को डाई करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को कलर करने के लिए काम आती है। अच्छा, इसमें क्योंकि जैसे हमने बात की कि डी ऑर्बिटल्स की डी जेनेसी इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड
रिमूव हो जाती है तो लिगेंड के आने की वजह से बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है और स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल्स की, यानी वैसे ही कि 3 ऑर्बिटल्स अलग हो जाते हैं और 2 ऑर्बिटल्स अलग हो जाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब जो 3 ऑर्बिटल्स अलग हो गए उनकी एनर्जी की एक स्टेज में एक केस में कम होती है और 2 जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए 2 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई एनर्जी होती है। और दूसरे केस में इसका वाइस वर्सा होता है कि जो 2 ऑर्बिटल्स हैं जो ऊपर हाई एनर्जी पे हैं वो नीचे आ जाएंगे ग्राउंड लेवल पे, और जो 3 ऑर्बिटल ग्राउंड लेवल पे हैं वो हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं लिगेंड के आने की वजह से CF स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो एनर्जी की चेंज होने की वजह से 2 टाइप के ऑर्बिटल्स बन गए ना, डी ऑर्बिटल्स ही हैं लेकिन 2 टाइप के बन गए, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ईजिली हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में ट्रांसफॉर्म होगा और हाई एनर्जी स्टेट से भी लो एनर्जी स्टेट में आएगा। तो जब ये यानी एब्जॉर्प्शन और इमिशन का फेनोमेना हो रहा है ना ये, तो जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, उसके में जाने की वजह से आफ्टर सम टाइम वो जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में रिलैक्स बैक होगा यानी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो अपनी एनर्जी लिबरेट करेगा। ये एनर्जी लिबरेट करता है लाइट की फॉर्म में, ठीक है। तो हमें कलर्ड कंपाउंड ये नज़र आते हैं। तो आपने यूजुअली देखा होगा कि दुकान में आप जब जाते हैं कोई कपड़ा देखते हैं, फैब्रिक देखते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा कलर और ब्राइट कलर दिख रहा होता है, लेकिन जैसे आप घर पे आते हैं तो उसका कलर बहुत फेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आप देखें तो बहुत बड़े, जैसे यूजुअली जो शादी ब्याहों के कपड़े होते हैं, शरारे गरारे वगैरह, उसमें आपने देखा है बहुत ब्राइट कलर नज़र आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही घर पे लेकर आते हैं तो उसका कलर कुछ मान पड़ जाता है, फेड हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे जो हाई यानी कि हाई इंटेंसिटी बल्ब लगे हुए हैं उनकी वजह से एनर्जी मिल रही है उनको, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी ट्रांजिशंस हो रही हैं। डी ट्रांजिशंस की वजह से लो डी ऑर्बिटल से, लो एनर्जी डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जैसे ही वो जब रिलैक्स बैक होते हैं तो वहाँ पे अपनी लाइट इमिट करते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा नज़र आती है। तो फैब्रिक या गारमेंट फैब्रिक जो है उनका इंटेंस कलर के फैब्रिक नज़र आते हैं। लेकिन घर में क्योंकि इतनी लाइट नहीं है, एक ही लाइट जल रही है, ठीक है, या हमने लो इंटेंसिटी लाइट हमने ज़्यादा सी बात है एज़ कम्पेयर टू द दुकान में, तो वहाँ पे डी ट्रांजिशंस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द दुकान, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ द फैब्रिक है वो लाइट इंटेंसिटी जो है फैब्रिक की वो हमें कम होती है, नज़र आती है, इसीलिए वो कलर जो है हमें फेड नज़र आ रहा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड द मैग्नेटिज्म ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है जनाब। तो अब हम यहाँ पे देखिए कि जैसे अब एग्जांपल है टिटेनियम की, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इलेबोरेट थोड़ा सा क्या हुआ है कि टिटेनियम में यहाँ पे 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s2 3d2, तो इलेक्ट्रॉन्स को वही देखें अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल फिल किया हुआ है कि 3D में जब फिल करने की बारी आएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले हाफ फिल करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद अगर बचे तो फिर फुल फिल होगी, कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। लेकिन 2 ही ऑर्बिटल में कम बस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d2, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी हैं, अच्छा जब हम ये इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे Ti2 आयन की बात करेंगे 2+ आयन की, तो इसकी ऑर्बिटल डायग्राम होगी 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है, ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं 3D में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, लिहाजा ये पैरामैग्नेटिज्म इसकी प्रॉपर्टी है, लाइक द आयरन। जैसे कि आयरन की आप देखें तो आयरन में इसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, ये आयरन भी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हो गया, गॉट इट। अच्छा जी, अब हम बात अगर करें इसको मज़ीद थोड़ा सा मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, अगर कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरीके से मेजर की जाती है, उसके लिए कौन सा एपरेटस यूज़ किया जाता है, तो ये एक एपरेटस है बेसिकली जो यूज़ किया जाता है, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो यहाँ पे नोट कीजिए कि यहाँ पे एक बैलेंस होता है, उस हाईली सेंसिटिव बैलेंस है, उस हाईली सेंसिटिव बैलेंस में हमने दो कंपाउंड्स ले लिए, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, एक में डायमैग्नेटिक एक में पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो कंपाउंड जिसके अंदर सारी के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं, और पैरामैग्नेटिक वो कंपाउंड जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं।
सो इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैग्नेटिक फील्ड इसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट है, इसकी फील्ड को हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है, यानी ये फील्ड अभी मैग्नेट अपनी फील्ड इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है सैंपल पे। इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल वेट हमारे पास आ रहा है, और जब हम फील्ड को ओपन कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो उसके ऑन करने की वजह से जो डायमैग्नेटिक सैंपल है वो यकीनन, क्योंकि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो वो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फील्ड की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो मास हमने वेट किया वो वही रहेगा, ठीक है। अगर हम यही कंपाउंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने की वजह से मास इंक्रीज हो जाता, ठीक है, यानी इसका इस एक्सटर्नल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड या सैंपल के ऊपर पड़ता, जिसकी वजह से उसके मास में वेरिएशन आता, जब इसके मुकाबले में जब हमने इसको इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इसका वेट किया था। तो इस तरीके से हम जो है मेथड के ज़रिए हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्रॉब्लम के राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द प्रेडिक्टिंग मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सो हियर इज अ प्रॉब्लम दैट यूज कंडेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन टू, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस यूज़ करनी। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, जो बिल्कुल हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिफाइन करेंगी, उसे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। टू राइट द वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रही होती है, ठीक है ना, जो कि नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है। टू राइट द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन of each transition metal ion and predict whether the ion is paramagnetic or not. So manganese 2 plus Z is equal to 25। अब इसकी कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन से मैच करती है 4s2 3d5, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली इजेक्ट आउट हो जाते हैं। सो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसमें से, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 4s2 हट गया, ठीक है, ये ग्राउंड से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d5 बचा, ठीक है। देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैग्नीज जो है वो पैरामैग्नेटिक हो गया। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम 3 प्लस है ना, तो पहले अगर खाली क्रोमियम की बात करें तो 4s1 3d5 है, लेकिन 3 प्लस की बात करें यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले 4s से निकल जाएगा, और 3d5 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 3d3 बचा, ठीक है। अब क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू हून रूल d5, अगर 5 बॉक्स बनाए आप तो 1 2 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अकॉर्डिंग हुड्स रूल तमाम हाफ फील्ड हैं और सारे के सारे अनपेयर्ड हैं, तो ये भी एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। मरकरी की बात करते हैं। मरकरी आयन है, मर्क्यूरस आयन है, उसका एटॉमिक नंबर 80 है, तो इसकी जीनॉन की कॉन्फ़िगरेशन है कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसके बराबर 6s2 4f14 5d10। और +2 की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ग्राउंड स्टेट 6s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची 4f15 5d10, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम देखेंगे तो 4f14 f में 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और सारे के सारे इसका मतलब है हाफ कंप्लीटली फील्ड है। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब है ये डाईमैग्नेटिक कंपाउंड है मरकरी, ठीक है ना। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम मैग्नेटिक बिहेवियर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आयंस का या बाकी आयंस का जो है मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास मज़ीद आयंस हैं, वैनेडियम, निकल, लेडिनम, इनकी हमने कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है, और उसके साथ हमने ये प्रेडिक्ट करना है कि वेदर इट इज़ पैरामैग्नेटिक और नॉट, ठीक है ना। सो by this numerical, this is the end of the lecture and end of the topic and even and of the course as well। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम टॉपिक्स, तमाम लेक्चर्स, तमाम सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है अल्लाह के हुक्म से। अब मज़ीद इसके अंदर आप लोग ये क्लासेस सुनिएगा,
और लेक्चर सुनने के बाद अगर हम मज़ीद जो है 1 या 2 क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन आके सिर्फ क्वेश्चन आंसर की और डिस्कशन वाली क्लास होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन्हीं तमाम अब तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उन तमाम लेक्चर को डिस्कस किया जा रहा होगा कि किसी को जो भी क्वेश्चन आंसर हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो वो दोबारा से यहाँ पे हम समझ लेंगे और डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन कीप इन माइंड वो क्लासेस इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं होंगी और उसमें अब ये ना हो कि तमाम के तमाम लेक्चर जो हैं वो जो है आप बोलें कि भाई पहले 1 से लेकर 11 तक तमाम लेक्चर को दोबारा से रिकॉल या रिवाइज करवा दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप ये लेक्चर सुनिए, बार बार सुनिए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।